कि ना ये शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई है, ना ये परमाणु बम बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई यहूदियत वर्सेस इस्लाम की है। नहीं, देखिए, ईरान हमारा परंपरागत मित्र है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया है, भारत का साथ दिया है, सस्ते में तेल दिया है भारत को। आप ये भूल गए हैं, जो लोग कहते हैं कि इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है, कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त? चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हमें लगता है प्रधानमंत्री जी को कुछ मालूम नहीं है या प्रधानमंत्री जी जानबूझ करके इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात है। मौजूदा सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि क्या कर रही है सरकार की नीति, क्या है, क्या पॉलिसी है। एक ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया कंडेमनेशन का, कंडोलेंस का, काय का भी, तो ये भी देखने वाली बात है। और कल से आपके जो अंधभक्त हैं वो ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं, उस ईरान के खिलाफ जो आपका कई संकट के वक्त में साथ दे चुका है, जो आपका परंपरागत मित्र है। दुनिया एक बड़े संकट में है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अमेरिका जिम्मेदार है, जो एक वैश्विक तानाशाह के रूप में उभर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को जब फिलिस्तीन और इजराइल पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि ये जमीन फिलिस्तीन की है, इजराइल इस पर अवैध कब्जा किए हुए है। आज उसी पार्टी के एक नेताजी कह रहे हैं फादरलैंड। आज का सवाल सीधा है, ईरान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी क्या भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी गलती बनती जा रही है? क्या सच में ईरान भारत का दुश्मन रहा है या फिर आज देश में जानबूझकर एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है? बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं ईरान भारत के खिलाफ था, इसलिए उससे दूरी सही है। इतिहास क्या कहता है, तथ्य क्या कहते हैं और आखिर भारत ईरान रिश्तों की सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज का वीडियो फैक्ट्स पर आधारित है और हम बताएंगे किस तरह गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल झूठ फैलाता है। सबसे पहले, क्या ईरान कभी भारत के खिलाफ था? सबसे पहले 2001 पर चलते हैं, जहां अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत हो रहा था। भारत का सबसे बड़ा डर था तालिबान का असर कश्मीर तक पहुंच सकता है। तब कौन भारत के साथ खड़ा हुआ था? हुजूर, ईरान खड़ा हुआ था। भारत और ईरान ने मिलकर नॉर्थ अलायंस को सपोर्ट किया था ताकि तालिबान की एंट्री रोकी जा सके। ये वही तालिबान है जिसे मोदी गवर्नमेंट ने यहां पर रेड कारपेट स्वागत दिया गया था और वो देवबंद तक गए थे। यही वजह थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान के साथ तेहरान डिक्लेरेशन साइन किया था। इस समझौते के बाद भारत और ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने, यानी आज जिन रिश्तों को कमजोर बताया जा रहा है वो कभी भारत की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा थे। नहीं, देखिए, ईरान हमारा परंपरागत मित्र है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया है, भारत का साथ दिया है, सस्ते में तेल दिया है भारत को, तो एनर्जी सेक्टर में हमें सुरक्षा प्रदान की है। तो एक परंपरागत मित्र के संकट के वक्त प्रधानमंत्री की खामोशी बहुत गलत विदेश नीति है और अमेरिका और इजराइल जिनके चक्कर में आप फंसे हुए हैं, उन्होंने तो हमेशा भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। रूस को आप छोड़ रहे हैं, अपने बहुत पुराने दोस्त। तो मोदी जी को ऐसे मौके पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, भारत की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और खुमैनी जी का जाना एक युग का अंत है। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, चीन पाकिस्तान के मुकाबले ईरान ने कैसे दिया था साथ जब चीन और पाकिस्तान मिलकर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। तो एशिया और यूरोप के बाजारों तक सीधा रास्ता चीन को मिलने वाला था। भारत के सामने चुनौती खड़ी हो गई थी। तब फिर कौन साथ आया था? हुजूर, ईरान साथ आया था। ईरान ने भारत के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को सहमति दी थी। इस परियोजना का मतलब था भारत से ईरान, ईरान से मध्य एशिया और वहां से यूरोप तक का व्यापारिक रास्ता। यानी चीन पाकिस्तान के जवाब में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक योजना। आप ये भूल गए हैं, जो लोग कहते हैं कि इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है, कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त? जब 1994 में जब पूरा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्रेंस है
ऑयल जो भी कहते हैं उनको, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया इंडिया को कंडेम करने के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर के लिए। तब ईरान आपके साथ खड़ा था, ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया। आप इतने मतलब क्या कहते हैं कि कृतज्ञ हैं कि आप वो मानने को तैयार नहीं है, इंसाफ फरामोश है आप। और आपने इस तरह से उनका साथ नहीं दिया जब उनके खिलाफ ये अग्रेशन चल रहा है। बहुत ही बद्दुआ हमें लगेगी। अगर आप भगवान में मानते हैं तो आपको मानना होगा कि आपको कर्मों का फल मिलेगा। अब आप तीसरी बात भी हम आपको बता दें, चाबहार पोर्ट मोदी सरकार की खुद की उपलब्धि। आज से कुछ साल पहले तक मोदी सरकार खुद कहती थी कि चाबहार पोर्ट भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि है। 2025 में भारत और ईरान के बीच शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल संचालन का समझौता हुआ। इस पोर्ट की असहमति क्या है? पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच, यानी ईरान भारत की भू राजनीतिक रणनीति का केंद्र रहा था। फिर अचानक यू टर्न क्यों? चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी? किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी? नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। सवाल यही है, कुछ महीनों में क्या बदल गया? आलोचक कहते हैं भारत अब अमेरिका और इजराइल के ज्यादा करीब खड़ा दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी समेत विपक्ष का आरोप है कि भारत की विदेश नीति अब रणनीतिक संतुलन से हट रही है। लेकिन असली चिंता क्या है, इसको समझिए। किसी विदेशी नेता की हत्या या बड़े सैन्य हमले पर भारत की स्पष्ट प्रतिक्रिया न आना, क्योंकि भारत हमेशा संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करता रहा है। अगर भारत चुप रहा तो दुनिया भारत की निष्पक्षता पर सवाल उठा सकती है। देखिए, हजारों लोग मारे जा रहे हैं और जो सिया धर्मगुरु खेमनेई थे उनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार की हत्या की जा रही है। और जिस तरह से करोड़ों लोगों की जान आफत में फंसी है, कब किसकी जान चली जाए वो पता नहीं। वैसे समय में प्रधानमंत्री का चुप रहना समझ से परे है। करोड़ों भारतीय दुनिया के देशों में हैं, गल्फ कंट्रीज में हैं, सबकी जान खतरे में है। उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर इजराइल में जब सारी बातें प्रधानमंत्री की हो रही थी कि हाँ ठीक है हमला करना है, तो प्रधानमंत्री जी को आके देश के सामने बातें रखनी चाहिए थे और पूरे गल्फ कंट्रीज में अलर्ट जारी करना चाहिए था। भारतीयों को पहले वापस बुला लेना चाहिए था, तब इस तरह की कार्रवाई होती। तो हमें लगता है प्रधानमंत्री जी को कुछ मालूम नहीं है या प्रधानमंत्री जी जानबूझ करके इस तरह की हरकत कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा देश कहीं ना कहीं धोखे में जी रहा है और प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है कि क्या आप करना चाहते हैं और क्या आपने किया है वो बताइए देश को। एक बात और हम आपको बता दें, यूसीओ बैंक और 14,000 करोड़ों की कहानी। अब एक कम चर्चा हुआ तथ्य, 2010-2012 के दौरान अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान को भुगतान मुश्किल हो गया था। तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने यूको बैंक को ईरान भुगतान का एक्सक्लूसिव गेटवे बनाया था। क्या हुआ था? भारत तेल खरीदता रहा, पैसा यूको बैंक में जमा होता रहा। ईरान की अनुमति से यह रकम बिना ब्याज पड़ी रही। बैंक ने इस पैसे को निवेश किया। अनुमानित कमाई लगभग 14,000 करोड़ रुपए। घाटे में चल रहा बैंक मुनाफे में आ गया। ये भारत ईरान आर्थिक सहयोग का बड़ा उदाहरण माना गया है। ये बिल्कुल बात है। मौजूदा सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि क्या कर रही है सरकार की नीति, क्या है, क्या पॉलिसी है, क्या सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं। जो वहाँ पे इतने सारे ईरान में समझो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा भारतीय है, इजराइल के अंदर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा भारतीय लोग जो हैं फंसे हुए, उनको लाने के लिए उनकी वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है, तमाम चीज़ें तो लोगों के सामने आनी चाहिए ना। आज दुबई के अंदर देख लिए, गल्फ़ कंट्रीज़ में दुबई, कुवैत, सऊदी, यहाँ भी कितने सारे भारतीय लोग रहते हैं। एक्सपर्ट्स रोज़ वहाँ के फ़ोन आ रहे हैं, भाई किस तरह आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो सरकार को पूरी तरह से बयान देना चाहिए कि सरकार क्या उचित कदम उठा रही है। और सरकार को आगे आके जंग जो चल रही है, देखिए इससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, मैं तो पहले से बोलता आ रहा हूँ। इससे नुकसान
भारत को भी हो रहा है। आज आप देखिए शेयर बाजार की हालत क्या हो रही है। अभी 2 दिन से ईरान का स्टॉक मार्केट, दुबई का स्टॉक मार्केट बंद है। तो तमाम हम लोग तो देख रहे हैं इकोनॉमिक फोरम के जरिए, सबके जरिए, तो सबका अफरा तफरी का माहौल है कि क्या होगा आगे। तो भारत सरकार को अपनी जो पॉलिसी है क्लियर करना चाहिए। और ताज्जुब, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि भारत तो ईरान का एक बेस्ट अलाई था। खोमेनी, सैयद अली खामेनी जी को शहीद कर दिया गया। ये जालिम नेतन्याहू और ट्रंप ने षड्यंत्र के जरिए बम्बार्डिंग करके, हम सलाम करते हैं शहादत को। इतने मर्द मुजाहिद आदमी थे, डरे नहीं, झुके नहीं ज़ायनिस्ट के सामने, लड़े, शहीद हुए। लेकिन उनकी शहादत पे वर्ल्ड के इतने बड़े रिनाउंड लीडर थे, शिया कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर, एक ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया कंडेमनेशन का, कंडोलेंस का, काय का भी। तो ये भी देखने वाली बात है। तो बताना चाहिए भारत सरकार को क्या पोजीशन। हम तो सब बैठे देख रहे, जो आपके माध्यम से पता चल रहा है इसी में। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदारी, जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना रुख तमाम जनता के सामने सार्वजनिक करे और उचित कदम उठाए, ताकि जो हमारे भारत की दूसरी जगहों के ऊपर है वो सेफ रहे और भारत की इकोनॉमी बची रहे। जी हाँ, इतिहास की याद दिलाने वाली तस्वीरें। कुछ नेता ईरान को दुश्मन बता रहे हैं, लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तेहरान गए थे। उन्होंने कहा था भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। ईरान के शीर्ष नेता को कुरान भेंट की गई थी। तो सवाल उठता है, क्या तब की दोस्ती सही थी या आज की दूरी सही है? विदेश नीति पर बड़ा सवाल। जी हाँ, विदेश नीति भावनाओं से नहीं चलती, वो चलती है राष्ट्रीय हित, संतुलन और विश्वसनीयता से। अगर भारत पुराने रणनीतिक साझेदारी से दूरी बनाता है, किसी एक ब्लॉक के बीच दिखता है, तो वैश्विक मंच पर उसकी स्वतंत्र पहचान कमज़ोर पड़ सकती है। आइए हम आपको एक और बात बता दें जो अफवाह फैलाई जा रही है। ईरान 1965 युद्ध और अफवाह की सच्चाई समझते हैं। अब यहाँ एक बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है ईरान 1965 और 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ खड़ा था, इसलिए आज उससे दूरी सही है। लेकिन रुकिए, यहाँ इतिहास को आधा बताया जा रहा है और आधा इतिहास सबसे खतरनाक अफवाह बन जाता है। और गोदी मीडिया इसी अफवाह को फैलाने में मास्टर बन चुका है पिछले 11 सालों से। जी हां, 1965 और 1971 में ईरान में कौन सत्ता में था? सबसे पहले एक फैक्ट समझिए। 1965 और 1971 के भारत युद्ध के समय ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक नहीं थी। समझे आप? उस समय ईरान पर शासन कर रहे थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जिनको अमेरिका और इजराइल इस बार जो सोच रहे हैं कि ईरान में बगावत होगी, उनको लाया जाएगा, उन्हीं में से थे। वो एक अमेरिका समर्थित राजशाही शासक थे। इस्लामिक क्रांति तब तक आई नहीं थी। ईरान की इस्लामिक क्रांतिक रेवोल्यूशन 1978-79 में हुई, जिसने शाह को सत्ता से ख़त्म करके इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया। इसलिए 1965 और 1971 की घटनाओं को आज के ईरान या आज की सरकार से जोड़ना ऐतिहासिक रूप से गलत तुलना है। आप अमेरिका के पिछलग्गू बन के विश्वगुरु बनोगे? आप अमेरिका के सामने दब्बू बन के विश्वगुरु बनोगे? आपने देखा नहीं कि भारत के लोगों की कैसी बेइज्जती की अमेरिका ने? हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के उनको अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतारा गया, आपको अपमानित किया गया। आपने देखा नहीं कि किस तरह से पाकिस्तान के आसिम मुनीर को और वहां के शहबाज शरीफ को गले लगा रहा था ट्रंप और कह रहा था आई लव पाकिस्तान। ऐसे अमेरिका पे आप भरोसा कर रहे हैं। और कल से आपके जो अंधभक्त हैं वो क्या प्रचारित कर रहे हैं? वो ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं। उस ईरान के खिलाफ जो आपका कई संकट के वक्त में साथ दे चुका है, जो आपका परंपरागत मित्र है। आपके अंधभक्त, आपकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि 65 और 71 में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आपके अंधभक्त, आपकी पार्टी के नेता ये नहीं बता रहे हैं कि 71 में अमेरिका ने भारत के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाए थे, 71 के युद्ध में खुले तौर पे पाकिस्तान का साथ दिया था और 71 के युद्ध में उसने बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां भेड़ा भेज दिया था। उस वक्त रूस ने आपका साथ दिया था।
आपके चेले ये नहीं बोल रहे हैं? आपके अंधभक्त ये नहीं बता रहे हैं कि 71 में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और एक मौके पे नहीं, कई मौके पे पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया, इंदिरा गांधी जी के वक्त में परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने इसका खुलेआम विरोध किया। जब हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं आज, तो इसका विरोध किसने किया? सबसे ज्यादा अमेरिका ने किया। तमाम प्रतिबंध आपके ऊपर लगाए। आप ये सब कुछ भूल गए। आपके चेलों को याद है 65 और 71 में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये भूल गए कि वहां पे राज किसका था? शाह रजा पहलवी। वो भी अमेरिका का पिछलग्गू था, अमेरिका का दलाल था, और इसलिए उसने पाकिस्तान का साथ दिया उस वक्त। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां ईरान के साथ आपके बनी, आप तो खुद गए थे प्रधानमंत्री जी, खामेनेई जी से मुलाकात आपकी हुई थी, और आपने उनको 7वीं शताब्दी की कुफिक लिपि में लिखी हुई पांडुलिपि कुरान की भेंट की थी। आपने ऊर्जा क्षेत्र में समझौता किया था। चाबार पोर्ट का आप बार बार जिक्र करते थे, श्रेय लेते थे कि आपने वो समझौता किया जहां पे आपने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। 1994 में जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मसले पे हमारे खिलाफ थे, भारत के खिलाफ थे, कौन साथ खड़ा था? ईरान खड़ा था आपके साथ। भूल गए आप? आपको रुपए में तेल दिया ईरान ने, भूल गए आप? 60,000 करोड़ रुपए आपसे ईरान ने कहा कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारिए, बाद में यह पैसा आप हमें दे दीजिएगा, जो उनका बकाया था। और आपने ही प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, भारत के अंदर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था आपने। आज क्या हुआ? खामेनेई की मौत पे एक ट्वीट नहीं कर पाए, इतने कमजोर निकले आप। खामेनेई की हत्या पे एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकले, उसकी निंदा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, इजराइल का हाथ है। इससे भारत की क्या छवि बनेगी? आपने अपने हितों को देखा। भारत को सस्ता तेल ईरान से मिलता है, ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान की है ईरान ने आपको लंबे समय तक। आप खामेनेई की हत्या पे एक शोक का संदेश ट्वीट नहीं कर पाते। बांग्लादेश में जहां हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां की बेगम खालिदा जिया, एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए आप अपने विदेश मंत्री को भेजते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। पाकिस्तान जो हमारा जानी दुश्मन है, उसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बर्थडे का केक बिना बुलाए आप काटने चले जाते हैं। आईएसआई को बुलाते हैं आप पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराने के लिए। यह आपकी विदेश नीति है। इसलिए ये ही खीखी छोड़िए और सही जानकारी दुनिया को दीजिए। आज दुनिया एक बड़े संकट में है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अमेरिका जिम्मेदार है, जो एक वैश्विक तानाशाह के रूप में उभर रहा है। उसका नाम है ट्रंप। जी हाँ, शाह के दौर में पाकिस्तान को समर्थन मिला था। इतिहास का पूरा सच ये भी है, शाह के शासन में ईरान ने 1965 और 1971 युद्धों के दौरान पाकिस्तान को हथियार और तेल सहायता दी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो धार्मिक कारण था? नहीं। उस समय ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी था। समझिए, उस समय का ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी था, पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा था, और पाकिस्तान भी उसी सुरक्षा गठबंधन में था। यानी ये कोल्ड वॉर की राजनीति थी, ना कि आज वाला ईरान। देखिए, कल से इस्लाम का एक बहुत बड़ा सर्किल जो है मुसलमानों का, वो गम में है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। खामनेई साहब की शहादत पे हमें बेपनाह अफसोस है और बेपनाह हम गमज़दा हैं, और रब से दुआ करते हैं कि उनके ख़ानदान को सब्र जमीन अता फरमाए। और आपने ये देखा कि पूरी दुनिया के अंदर
प्रोटेस्ट हुए इस मामले में खामनेई साहब के ऊपर। पाकिस्तान में तो दंगे भी हुए और कई जगह पर खबरें हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उनके चाहने वालों ने प्रोटेस्ट तो सही किया, लेकिन ये साबित कर दिया कि वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक अंदाज से किया, इबादत के तरीके से किया और अपना प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये बता दिया कि राष्ट्रवाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें ये फ़ख्र है कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। आज पूरी दुनिया जंग का खड़ा बनी हुई है, लेकिन अगर किसी मुल्क का रहने वाला अगर सबसे ज़्यादा महफूज है अपने कंट्री के अंदर तो वो भारत है। आज भारत महाशक्ति बन चुका है और भारत ने ये बता दिया कि उसका हर नागरिक जो है वो उसके मुल्क के अंदर सेफ है, और हर भारतीय इस बात पे फख्र करता है, हर धर्म का आदमी, कि वो भारतीय है और अपने मुल्क के अंदर सेफ है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद क्या बदला? 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पूरा ईरान बदल गया। राजशाही खत्म, नई राजनीतिक व्यवस्था, नई विदेश नीति, और यहीं से भारत ईरान धीरे धीरे बेहतर रिश्ते होते गए। जिस ईरान को आज कोसा जा रहा है वो वही ईरान नहीं है जो 1965 में था। जी हाँ, अफवाह से सावधान। इसलिए याद रखिए, 1965 का ईरान शाह अमेरिका समर्थित शासन था। आज का ईरान 1979 के बाद बना अलग राजनीतिक सिस्टम है। दोनों को मिलाकर कहानी बनाना इतिहास नहीं, प्रचार होता है। अफवाहों से सावधान रहिए। ईरान पर हुए हमले को 5 दिन हो गए। कोई बता रहा है ये शिया वर्सेस सुन्नी कंट्रीज की लड़ाई है, कोई बता रहा है परमाणु बम बना रहे थे इसलिए लड़ाई है। मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि ना ये शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई है, ना ये परमाणु बम बनाने की लड़ाई है। ये सीधी सी लड़ाई ग्रेटर इसराइल बनाने की है। ये लड़ाई शिया वर्सेस सुन्नी की नहीं है, ये लड़ाई यहूदियत वर्सेस इस्लाम की है। मैं बहुत साफ तौर पर आप लोग को कुछ बातें बताने के लिए आया हूं। हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जब फिलिस्तीन और इजराइल पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि ये ज़मीन फिलिस्तीन की है, इजराइल इस पर अवैध कब्जा किए हुए है। जिसको इजराइल अपनी ज़मीन बता रहा है, दरअसल वो अवैध ज़मीन है, अवैध लैंड है इजराइल की। आज उसी पार्टी के एक नेताजी कह रहे हैं फादरलैंड। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा अवैध लैंड खाली करना होगी, और बीजेपी के दूसरे नेता, देश के प्रधानमंत्री, बता रहे हैं फादरलैंड। अब उनकी बात करता हूं जो लोग कह रहे हैं कि शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई है। नहीं है शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई, ये यहूदी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है। आपको तय करना है कि आप यहूदियों के साथ खड़े हैं या इस्लाम के साथ खड़े हैं। और जो लोग मेरी बात को इनकार करेंगे मानने से, मैं उन सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जिस वक्त सद्दाम हुसैन की हत्या की गई, यही अवैध हथियार, नाजायज हथियार बताकर, जानलेवा हथियारों का बहाना बनाकर, तो मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं सद्दाम हुसैन कौन थे? शिया थे, सुन्नी थे? किसने मरवाया? दूसरा, मैं साफ तौर से फिर एक सवाल पूछ रहा हूं उन्हीं लोगों से जो शिया सुन्नी की लड़ाई बता रहे हैं। कर्नल गद्दाफी की हत्या हो गई, कर्नल गद्दाफी को गद्दी से बेदखल कर दिया गया। कौन थे कर्नल गद्दाफी? बताइए मुझे। मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूं जो शिया सुन्नी की लड़ाई बता रहे हैं कि वो अपने गिरेबान में झांके और जवाब दें कि फिलिस्तीन में 1 लाख लोगों का नरसंहार हो गया, नरसंहार, मैसेकियर कर दिया यहूदियों ने, इजराइल ने। कौन थे जो 1 लाख लोग मरे हैं? वो शिया थे या सुन्नी थे? और ये जो अपने को सुन्नियों का लंबरदार कह रहे हैं, सद्दाम हुसैन की हत्या पे ये यहूदियों के, अमेरिका के साथ थे। कर्नल गद्दाफी की हत्या पर ये लोग यहूदियों के, इजराइल के और अमेरिका के साथ थे। फिलिस्तीन के नरसंहार पे, बच्चों के, औरतों के, बच्चियों के नरसंहार पर ये सब, ये सुन्नियों के जो अलंबरदार अपने को कह रहे हैं, ये सब के सब इजराइल के साथ थे, यहूदियों के साथ थे और अमेरिका के साथ थे।
और आज इनको सुन्नी और शिया दिख रहा है। दोस्तों, ये लड़ाई इस्लाम वर्सेस यहूदी है, ये लड़ाई इजराइल वर्सेस इस्लाम है, ये लड़ाई इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने की है, जिसका सपना थियोडोर हर्जल ने देखा था। और आज भी जो ज़ायोनीज़ हैं, जो यहूदी हैं, वो इसका सपना देख रहे हैं ग्रेटर इजराइल बनाने का। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका एक गुंडा कंट्री है, क्रिमिनल माइंडेड कंट्री है। ट्रंप पूरी खाड़ी में अपना कब्जा कर रहा है और अपने हुक्म चला रहा है, अपने आदेश चलाएगा। पूरी खाड़ी पर अपना खुद का कब्जा करने के बाद वो अपना एक चौकीदार, अपना एक थानेदार, अपना एक दरोगा अपॉइंट करेगा और उस दरोगा का नाम है इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू। मैं दोस्तों बहुत माजरत के साथ आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अल्लाह का हुक्म तो सबने सुना होगा, कुरान शरीफ में है कि ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, तुम में से जो शख्स इन यहूद और नसारों का दोस्त है तो जान लो वो तुम में से नहीं है, वो इन्हीं में से है, इन पर कभी भरोसा ना करना। और जो लोग इन यहूद और नसारों के दोस्त हैं वो भी तो भरोसे के काबिल नहीं है। ये लड़ाई शिया और सुन्नी की नहीं है, ये लड़ाई ईमान की और बेईमान की है, ये लड़ाई इस्लाम की और इजराइल की है। अब आपको तय करना है कि आपको इस्लाम के साथ खड़ा होना है या इस्लाम के खिलाफ खड़ा होना है। जो लोग भी आपको उल्टी सीधी बातें बताएं उनसे पूछिएगा और कहिएगा कि खुद तय करो कि यहूदियों के साथ हो, इजराइल के साथ हो, ग्रेटर इजराइल बनाने के उनके ख्वाब के साथ हो या इस्लाम के साथ हो। खामनेई साहब शहीद हैं, जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। खामनेई साहब ने, ईरान ने साबित कर दिया है कि यहूद और नसारा के वो दोस्त नहीं हो सकते, न थे, न हैं, न कभी दोस्त उनके रहेंगे। हम सब खामनेई साहब के चाहने वाले लोग हैं, खामनेई साहब को मानने वाले लोग हैं। वो हमारे रहबर मौज़्ज़म थे, हम मरते दम तक उनको अपना रहबर मानते रहेंगे। खुदा हाफिज। अब सवाल ये बनता है, जब इतिहास इतना स्पष्ट है तो फिर आज अचानक ईरान को दुश्मन क्यों बताया जा रहा है? क्या ये विदेश नीति है या घरेलू राजनीति का नया नैरेटिव? तो सच क्या है? क्या ईरान भारत का दुश्मन था या राजनीतिक नैरेटिव बदल दिया गया? इतिहास कहता है सुरक्षा में सहयोग, व्यापारिक साझेदारी, रणनीतिक परियोजनाएं, आर्थिक मदद। भारत ईरान रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि दशकों की साझेदारी रहे हैं। अब फैसला आपको करना है, क्या भारत संतुलित विदेश नीति से दूर जा रहा है या ये सिर्फ बदलती वैश्विक राजनीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और आगे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दें। सच्चाई जानने के लिए द स्वतंत्र का साथ देते रहें। नमस्कार।